Namaskar students, this is our fourth lecture for class 12th physics. Today we discuss following topics: properties of charge. In our syllabus there are four properties of charges are included, which are: first one is additivity of electric charge, second invariance of electric charge, third quantization of electric charge, and fourth conservation of electric charge. So we will discuss these properties one by one and elaborate them to understand clearly these properties. Okay, so first of all we discuss about additivity of charge. The meaning of additivity of charge is that if an elongated body have different charge in different region, like this is a body, elongated body, where region A have plus q1 charge, region B have plus q2 charge, region C have minus q3 charge, region D have minus q4 charge. Okay, if somebody asks you what is the net electric charge on this whole body, then remember this property, additivity of charge. This property says that the total charge on an elongated body is the algebraic sum of the charges present at different region of the body. It means if we write this statement in mathematical form, then q net is equals to q1 plus q2 minus q3 minus q4. It means we should add these charge according to their nature. If the charge is positive, then positive. If the charge is negative, then negative. ओके, तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब सिंपल सा है कि अगर कोई बहुत बड़ी बॉडी है जिसके अलग अलग रीजन में अलग अलग चार्ज है, जैसे ये वाली बॉडी दे रखी है आपको, तो यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई इस बॉडी पर नेट चार्ज कितना होगा, तो इस बॉडी पर जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहता है किसी भी बॉडी पर नेट चार्ज होगा वो उसके अलग अलग रीजन में फैले हुए चार्ज के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा. जैसे कि रीजन ए की बात करें तो यहाँ पर प्लस q1 चार्ज है, रीजन बी की बात करें यहाँ पर प्लस q2 चार्ज है, रीजन सी की बात करें यहाँ पर माइनस q3 चार्ज है, और रीजन डी की बात करें माइनस q4 चार्ज है. तो टोटल चार्ज अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी q नेट इज इक्वल्स टू q1 प्लस q2 माइनस q3 माइनस q4. तो यहाँ पर आपको सिंबल का ध्यान रखना, यहाँ पर अलजेब्रिकली ऐड करना है. तो अलजेब्रिकली ऐड करने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू देयर सिंबल ऐड करना है. आपको पॉजिटिव है तो ऐड करना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव का सिंबल लेके आना है वहां पे. ठीक है, तो ये आपका एडिटिविटी ऑफ चार्ज कंप्लीट हो चुका है. ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन अनदर प्रॉपर्टी. दिस इज इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. Invariance of electric charge means charge does not depend on the rest condition or motion condition of a body. It means q rest is equals to q motion. अब यहाँ पर invariance of electric charge का मतलब है कि अगर किसी बॉडी पर q चार्ज है और वो स्टेशनरी पोजीशन में है तो उस बॉडी पर q चार्ज ही है, और अगर वही बॉडी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव करती है, किसी भी वेलोसिटी के साथ मूव करती है, तो उस बॉडी पर चार्ज चेंज नहीं होगा. मतलब चार्ज बॉडी के मोशन पर डिपेंड नहीं करता है. इसका मतलब है स्टेशनरी पोजीशन में भी वही चार्ज रहेगा और जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तब भी वही चार्ज रहेगा. तो ये आपका है इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इसका मतलब क्या हुआ, क्यू रेस्ट इज इक्वल्स टू क्यू मोशन. मतलब रेस्ट में भी वही चार्ज है और मोशन में भी वही चार्ज है. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी. इट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है कि किसी भी बॉडी पर नेट चार्ज जो होता है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, वेयर द मीनिंग ऑफ n, इट इज अ नंबर.
Okay, and it is the magnitude of charge on the electron. तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन द नेट चार्ज और द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. ओके, तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज टू प्लस माइनस एनी. इट इज अकॉर्डिंग टू देयर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द चार्ज. Symbol becomes. Now we are moving on conservation of electric charge. Okay, conservation of electric charge means in an isolated system. ध्यान रखना है आपको, जब भी आप भले ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन करें या फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन करें, तो आपको ये शब्दों को जरूर इंक्लूड करना है. तो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को. इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट. किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज होता है वो कांस्टेंट रहता है. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू एनदर. तो अब इसको थोड़ा सा हम और जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है. जैसे सपोज करिए आपने चार्जिंग बाई फ्रिक्शन पिछले टॉपिक में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था आपने. तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में होता है क्या है? मैंने बताया था कि अगर आप दो स्पेसिफिक बॉडीज को आपस में रब करते हो, ओके, जब आप रब करते हो आपने दो स्पेसिफिक बॉडी ले रखी, मतलब एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव बॉडी होगी और दूसरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी होगी. ओके, अब इन दो बॉडीज को आपने क्या किया? रब किया. तो होगा क्या? जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव बॉडी होगी वो अपना इलेक्ट्रॉन रेडी टू लूज होगी, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन बहुत ही जल्दी छोड़ने के लिए तैयार रहेगी. ठीक है. और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी होगी वो क्या करेगी? वो उस इलेक्ट्रॉन को जितना हो सकेगा उतना तेजी से अपनी ओर अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगी. ओके, तो जब इन दो डिफरेंट बॉडीज को आपस में रब किया जाता है तो होता क्या है? जब एक बॉडी अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव बॉडी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी ने अपना उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया. ओके, तो रब करने से पहले भी दोनों न्यूट्रल बॉडी थी. इसका मतलब क्या हुआ न्यूट्रल बॉडी का? कि टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम, चाहे आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव बॉडी को ले लो चाहे आप इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी को ले लो, इनिशियली दोनों न्यूट्रल थी तो टोटल चार्ज 0 था दोनों पे. अब रब करने के बाद मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया. ओके, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया. अब यहां पर भी हम अगर टोटल या नेट चार्ज निकालने का प्रयास करें तो क्यू नेट कितना निकलेगा? क्यू नेट तो 0 ही हो जाएगा ना, क्योंकि एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दिया और एक ने लिया. तो एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लिया उस पर सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अगर इन दोनों बॉडीज को हम आपस में जोड़ेंगे तो नेट चार्ज जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? 0 निकलेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ? इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज. ये है मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का. अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि हमने शुरुआत में कहा था कि हमें कुछ शब्दों का ध्यान देना है. आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा तो न तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एप्लीकेबल होगा उस सिस्टम में और न ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल होगा उस सिस्टम में. तो ये आइसोलेटेड सिस्टम होता है क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम, ये वर्ड आइसोलेटेड सिस्टम वर्ड जो डिराइव किया गया है, ये डिराइव किया गया है थर्मोडायनेमिक्स से. ओके, तो वहां पर आइसोलेटेड सिस्टम का जो डिफाइन किया है मतलब है वो ये है कि एक ऐसा सिस्टम जिससे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास और एनर्जी का ट्रांसफरेंस ना हो या फिर मास और एनर्जी का कोई भी आदान प्रदान ना हो, एक्सचेंज नहीं होगा कुछ भी.
सिस्टम के अंदर जितना मास और एनर्जी है वो उतना का उतना ही रहेगा, सराउंडिंग के अंदर जितना और मास और एनर्जी है वो भी उतना का उतना ही रहेगा। मतलब सिस्टम का मास और एनर्जी सराउंडिंग के पास नहीं जाएगा और सराउंडिंग का मास और एनर्जी सिस्टम के पास नहीं जाएगा। अगर ऐसा सिस्टम है तो उसे हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, अब इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, जो आप जनरली गर्मियों के दिनों में फ्लास्क यूज करते हैं, वाटर बोतल जो ठंडा रखती है, जो मिल्टन की आती है, सेलो की आती है, इस टाइप की तमाम कंपनियां हैं। तो आपने उन फ्लास्क को जरा देखा होगा कि उसमें रहता क्या है। अगर आप उसमें चाय भर दीजिए तो 1 घंटे बाद जिस टेम्परेचर पे आपने चाय भरी थी आपको उसी टेम्परेचर पे मिलेगी। अगर आप गर्मियों की बात करें, ठंडा पानी भर दीजिए तो जिस टेम्परेचर पे आपने ठंडा पानी भरा था आपको 1-2 घंटे बाद उतने टेम्परेचर पे ठंडा पानी भरा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी या फिर मास का कोई भी ट्रांसफरेंस नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, और अगर इसको इस डेफिनेशन में ऐड नहीं करेंगे तो क्या इसके इफेक्ट होंगे। मतलब पूरी डेफिनेशन ही गड़बड़ है, फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ओके, तो ये थे आज 4 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो इन प्रॉपर्टीज को आपको प्रॉपरली पढ़ना है, और मैं देख रहा हूं कि स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर दिक्कत हो रही है तो प्लीज कमेंट्स में अपनी दिक्कतों को भेजें, जिससे कि मैं इसको और एलेबोरेट करूं प्रॉपरली। थैंक यू स्टूडेंट्स।